फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा डीके के बारे में। अब जो आने वाले 2-3 जो लेक्चर सीरीज है वो बीटा डीके की होंगी। तो आज हम बीटा डीके के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, कितने टाइप के एमिशन होते हैं और ये बीटा डीके होता क्यों है। फिर जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में, यानी जो बीटा डीके को जब हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे थे तो उसमें किन किन प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ा था, न्यूट्रिनो कैसे आया और एंटी न्यूट्रिनो कैसे एमिट होता है, तो ये सब हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में देखेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स की, और सिलेक्शन रूल्स देखने के बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर हमारे बीटा डीके के बारे में होने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे इस लेक्चर सीरीज के साथ। तो चलिए पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बीटा डीके। तो बीटा डीके स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जैसे कोई भी अनस्टेबल होता है ना पार्टिकल, वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है अपने डॉटर न्यूक्लियाइज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस जैसे जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है और वो डिसइंटीग्रेट होना चाहता है, मतलब वो अनस्टेबल नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। और डिसइंटीग्रेट होगा तो वो अपने लाइटर मास न्यूक्लियाइज में क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। तो और साथ में कुछ ना कुछ उसके साइड बाय साइड जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलेंगे। एक छोटा न्यूक्लियस उसके अंदर क्या निकलता है, साथ में बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे ही कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके साथ साथ में उसके साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके एमिट होते हैं। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एमिशन होता है इनका रेडियो एक्टिविटी के दौरान। यानी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस जब डिके हो जाता है अपने लाइटर मास न्यूक्लियस में, तो उनके जो साइड पार्टिकल्स हैं, जैसे साइड पार्टिकल्स कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलता है, जो कितना होता है, 2He4। मतलब अल्फा पार्टिकल्स हम किनको बोल रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4। और फिर डिसइंटीग्रेशन के दौरान बीटा पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स वो कौन कौन से, या तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सकता है या फिर पॉजिट्रॉन का एमिशन हो सकता है। तो जब बीटा डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स का एमिशन होता है, और गामा डीके में क्या होता है, इसके अंदर फोटॉन्स का एमिशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोल रही, कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, तो अपने लाइटर मास पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है, और साथ में वो ये 3 पार्टिकल्स का क्या करता है, एमिशन करता है। ठीक है, ये 3 पार्टिकल्स कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इनको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। और बीटा पार्टिकल्स एक तरीके के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एमिशन के दौरान निकलते हैं, और ये उस न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स। जनरली हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से होते हैं, लेकिन फिर भी इस न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जब न्यूक्लियस मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स तो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर वो न्यूक्लियस से कैसे एमिट हो रहे हैं, ये चीज हम किस में देखेंगे, बीटा डीके में देखेंगे। और जो गामा डीके है उसके अंदर क्या होता है, एमिशन ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इसके भी कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है बीटा डीके, उसकी बातें कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीटा डीके होते हैं, ये दो एमिशन के आधार पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये क्या होते हैं, पहला है बीटा माइनस डीके एंड सेकेंड है बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो वो क्या होता है, बीटा माइनस डीके बोलते हैं उसको। और किसी भी न्यूक्लियस से अगर पॉजिट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या होता है, बीटा प्लस डीके। तो मैं लिख देती हूँ, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स को इससे डिनोट कर रही हूँ और पॉजिट्रॉन्स को ई प्लस से। दोनों पे चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, इनका मास क्या होता है, सेम रहता है, और सारी प्रॉपर्टीज भी इनकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, बेसिकली एक एंटी पार्टिकल्स है। हमने उसमें पढ़ा है ना ये एंटी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स के बारे में पार्टिकल फिजिक्स में, कि एक पार्टिकल है उसका कोई ना कोई एंटी पार्टिकल्स होता है जो उसकी प्रॉपर्टीज रखता है, मास भी जिनका सेम रहता है, बस चार्जेस में इनका क्या रहता है, डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इसमें ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसका क्या है, ये एंटी पार्टिकल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बीटा डिके को हमने दो टाइप से डिफाइन किया, एक तो बीटा माइनस डिके, एक बीटा प्लस डिके। बीटा माइनस डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे न्यूक्लियस के बाहर से, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है, अगर वो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा माइनस डिके। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पार्टिकल निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लस डिके। तो यही चीज मैंने लिखी है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड इसमें क्या लिखा है, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर मास नंबर जो है वो अनचेंज रहता है। जैसे मैंने कोई ये न्यूक्लियस ले लिया ZA, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये कोई मेरे पास हैवियर मास न्यूक्लियर है, ये रेडियो एक्टिविटी से क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो डिसइंटीग्रेट कोई कब हो सकता है, जब वो अनस्टेबल हो, हाईली अनस्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ उसमें एक साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये कोई मैंने न्यूक्लियस ले लिया, कोई हैवियर न्यूक्लियर ले लिया, अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसमें से क्या होगा, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो इसका जो मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो प्रोटॉन है उसमें एक की कमी आ जाएगी या फिर एक की इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। बीटा पार्टिकल्स ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या कह रहे हैं हम कि इक्वेशन कैसे बना रहे हैं कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियर डिके होता है तो उसके अंदर से बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है, उसके वो क्या होता है, या तो उसमें प्रोटॉन नंबर में कमी आ जाती है या फिर न्यूट्रॉन नंबर में कमी आ जाती है। तो डीके के अंदर उसका मास जो है वो अनचेंज रहता है और उसके जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स नंबर में क्या हो जाती है, वो एक की कमी आ जाती है या फिर एक की इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, या तो जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में क्या रहता है, मास नंबर अनचेंज रहता है। चेंज बेसिकली किस में आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो कैसे देखते हैं, देखिए जैसे ये मास नंबर है A इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है Z प्लस एन। Z क्या है, प्रोटॉन नंबर, और ये क्या है, न्यूट्रॉन नंबर। अब इस मास नंबर को अनचेंज रखने के लिए या तो इसके अंदर या तो प्रोटॉन बढ़ रहा होगा या तो Z बढ़ रहा होगा, ठीक है, या फिर Z बढ़ रहा होगा तो ये डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी तभी तो इसके ये स्टेबल रह सकता है, अनचेंज रह सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन, अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके मास नंबर को क्या करना है, इसके अंदर अनचेंज करना है। तो इसमें या तो प्रोटॉन नंबर एक से बढ़ रहा होगा या फिर इसके जो न्यूट्रॉन नंबर है वो एक से डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो मास नंबर है वो कंप्लीटली अनचेंज रहेगा। ये तो मास नंबर इसमें क्या रहेगा, कंप्लीटली अनचेंज रहेगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन नंबर जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर एक पॉजिट्रॉन क्या है, बाहर निकलेगा, ठीक है। और या फिर न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो तभी तो ये स्टेबल रह सकता है ना कि बीटा डिके में क्या होता है, इसका जो मास नंबर है वो अनचेंज रहता है। तो मास नंबर अनचेंज कब रहेगा, मास नंबर क्या होता है, Z प्लस एन। तो यहाँ से अगर Z इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, तभी तो ये दोनों न्यूट्रलाइज होकर स्टेबिलिटी को गेन करेंगे, ठीक है। तो या तो ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने बोल रहे हैं कि जिसका मास नंबर है वो अनचेंज रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो वो एक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा ना,
मतलब उसमें से एक की कमी आएगी, तो यहाँ से क्या कर दिया, एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कब होगा, जब उसके न्यूट्रॉन में से एक नंबर की कमी आ जाएगी और उसका जो प्रोटॉन नंबर वो एक से बढ़ जाएगा। तो यही इक्वेशन तो मैंने लिखी है यहाँ पे कि जब भी इसका मास नंबर तो हमें अनचेंज रखना है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स नंबर, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना दिए मैंने, ये न्यूक्लियस बना दिया। अब मान लो इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोटॉन्स क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है, इनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपस में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या होगा, हमारे पास स्टेबल बन जाएगा, ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जो प्रोटॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये किसी न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर बढ़ने के साथ साथ या फिर मास, और जब मास नंबर बढ़ता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो हमने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से देखा था कि जो एसिमेट्रिक टर्म्स आ रही थी वो इसकी वजह से ही तो आ रही थी कि उसके न्यूट्रॉन्स, जैसे जैसे हैवियर मास न्यूक्लियस आता है हमारे पास तो उसके जो न्यूट्रॉन्स है वो बढ़ने लग जाते हैं, और न्यूट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को खो देता है, जिससे उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक डिक्रीमेंट आ जाता है। और हमने बाइंडिंग एनर्जी में उसको एसिमेट्रिक टर्म्स के आगे माइनस साइन लगाया था, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, खोने लग जाते हैं। और कोई भी न्यूक्लियाई वो तो स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये चीज है कि ये कोई न्यूक्लियाई है, इसके अंदर अगर मास नंबर बढ़ने के साथ साथ अगर इसके अंदर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों में से कोई एक बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोई भी न्यूक्लियाई हमेशा क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जेड में एक की कमी आ जाती है, यानी उसका प्रोटॉन जो है वो एक नंबर से डिक्रीमेंट हो जाता है और वो पॉजिट्रॉन्स का एमिशन करता है। तो जब पॉजिट्रॉन्स का एमिशन करता है तो हमने क्या देखा था, वो क्या होता है, बीटा प्लस डीके होता है। लेकिन ठीक है, इस स्टेबिलिटी को, इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि यानी जो इसका मास नंबर है उसको अनचेंज रहने के लिए या तो इसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा 1 से और न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज करेगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होकर एक स्टेबिलिटी को गेन करेगा, तभी ये अनचेंज रह पाएगा। तो इसलिए हम ये चीज इक्वेशन देख रहे हैं कि जब प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें जेड में एक की कमी आ जाती है और वो पॉजिट्रॉन्स का एमिशन करता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं, यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, अनस्टेबल हो जाता है। कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है, अति तो ज्यादा हो जाती है ना, हर चीज की बुरी होती है। तो उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने जो पार्टिकल्स है वो एमिट करने लग जाते हैं ताकि ये जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स ये रेशियो है ये मेंटेन कर सके, ये स्टेबिलिटी को में रह सके। तो ये अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर से एमिशन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, यानी न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा ना Z+1, यानी प्रोटॉन नंबर में एक की इंक्रीमेंट होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये सब किससे निकल रहे हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आउटर ऑर्बिटल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स का जो एमिशन होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट शेल से नहीं होता है। तो ये चीज इसके अंदर नोट करने वाली है कि अंदर से इसका एमिशन क्यों होता है और अंदर से ही क्यों हो रहा है, ये बाहर से क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बीटा पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर से ही क्यों एमिट होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते भी नहीं है। तो नहीं होना चाहिए ना, उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एमिट होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सबसे मेन रीजन आपने देख लिया, इसका मेन रीजन क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस है, मास नंबर जैसे बढ़ता है तो
उसके प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होने लगते हैं उसके अंदर, और न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, यानी एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो एक्सेस तो हर चीज़ में गलती है ना, कोई भी अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस। अगर जब प्रोटॉन्स नंबर ज़्यादा होते हैं तो भी वो अनस्टेबल हो जाता है। जब प्रोटॉन्स नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉजिट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं, ठीक है। और जब न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो भी अनस्टेबल रहता है न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन्स नंबर ज़्यादा होने के साथ साथ वो क्या कर देते हैं, उनको प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स हैं जो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इसलिए ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इनको निकाल के फेंक देते हैं, यानी इनका एमिशन कर देते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बीटा डीके कॉन्सेप्ट है। बीटा डीके बेसिकली दो टाइप का होता है, इनके एमिशन के आधार पे हमने देखा बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो इसमें जब प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन डिक्रीज कर रहा होगा, ताकि इसका जो मास नंबर है वो क्या रहे, अनचेंज रहे। तो ये इसके मास नंबर को अनचेंज करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एमिशन किसका होता है, पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। और साथ में एक क्या निकलता है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है ये इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं। इनको हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में देखेंगे कि इनका एमिशन क्यों हो रहा है और इनको हमने इस रिएक्शन में क्यों लिया है। तो बेसिकली इनका जो हमने क्यों लिया है, क्योंकि बीटा डीके में जब ये रिएक्शंस हो रही थी इतनी, तो हमने जैसे ये प्रोटॉन है तो यहाँ से हम क्या देख रहे थे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो इस रिएक्शन का कंजर्व नहीं हो रहा था, और इसकी जो एनर्जी है, ये जो एमिटेड बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस से कहीं ज्यादा आ रही थी। तो यानी जो वो एनर्जी है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो बीच वाला गैप है, वो कौन सा ऐसा पार्टिकल लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो उस चीज में हमने इसकी क्या करी थी, न्यूट्रिनो की खोज करी थी, और ये बताया था कि यहाँ पे इसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको क्या होता है, न्यूट्रिनो, और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है, ये जो न्यूट्रिनो परिकल्पना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये इसने जो है वो बीटा डीके को कैसे इजीली सोल्व कर दिया था। क्योंकि जब बीटा डीके की थ्योरी आई थी तब इस न्यूट्रिनो की वजह से बहुत सारी दिक्कत आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज को, कंजर्वेशन को बताने के लिए हमने उसको इमेजिनरी माना था कि कहीं ना कहीं इस बीटा पार्टिकल में कोई एक ऐसा और पार्टिकल भी एमिट हो रहा है, ठीक है। वो सब तो बाद की बात है, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस की बातें हैं। तो अभी हम देख लेते हैं 1 by 1 बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके के बारे में। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके की ये क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे इजीली, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो जब ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, ये क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। इतना देख लो पहले, ये कोई भी एक न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो इसमें अनस्टेबल किस लिए है ये, और ये ऐसा इसमें प्रोटॉन में ही क्यों कन्वर्ट हो रहा है ये न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे कर रहा है। तो ये दो बातें हम इसके अंदर सीखते हैं। तो चलो, ये कोई न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, वो क्या कर रहा है, इस वाई प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और साथ में बीटा माइनस डीके हो रहा है, ठीक है। ये तो मेन इक्वेशन होगी, लेकिन अब इसको ऐसे समझेंगे कि इसमें न्यूट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स में ही क्यों कन्वर्ट हो रहा है। तो ये न्यूक्लियाई है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा मान ली, यानी न्यूट्रॉन्स की इसके अंदर अधिकता हमने ज्यादा मान ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल है, और ये प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी खुद का न्यूट्रॉन्स डिक्रीज करके, न्यूट्रॉन नंबर ही खुद का डिक्रीज करके, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करके ये प्रोटॉन्स में इंक्रीज होने की, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये न्यूट्रॉन्स की जब अधिकता होगी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो वो प्रोटॉन्स में चेंज होने की कोशिश करेगा, और जब प्रोटॉन्स में चेंज हो जाएगा तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, एमिशन करेगा न्यूक्लियस के अंदर से। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, उनका एमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे और साथ में एक और पार्टिकल बाहर निकलेगा, वो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। ये जो न्यू बार लगाया है मैंने, इसको क्या बोला है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो इसकी जो मेन इक्वेशन होती है कि इसके अंदर क्या होता है
कि प्रोटॉन्स नंबर में एक का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। एक का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है ये, कि न्यूट्रॉन्स है वो अपने न्यूट्रॉन्स नंबर को त्याग करके, यानी न्यूट्रॉन्स नंबर खुद के खो के वो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं और एक पार्टिकल्स बाहर निकालते हैं जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये इसकी जो है बीटा डीके की ये मेन रीजन है कि ये प्रोटॉन्स में कन्वर्ट क्यों हुआ। तो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट क्यों हुआ आगे समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन नंबर प्रेजेंट है। और जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ होती है किसी चीज की तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाता है, जो कि हमने सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला में जब एसिमेट्रिक टर्म्स की वजह से बाइंडिंग एनर्जी देख रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन्स नंबर बढ़ जाते हैं या फिर प्रोटॉन्स नंबर बढ़ जाते हैं या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो भी वो भी एक क्या होता है, अनस्टेबिलिटी का एक रीजन होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और वहां पे हमने इसलिए बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी में नेगेटिव साइन आता है क्योंकि वो डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। तो वही सेम रीजन यहाँ पे है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर की अधिकता होने से ये क्या करने लग जाते हैं, जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो क्या सोचता है कि वो स्टेबिलिटी को लेने की सोचता है। तो स्टेबिलिटी वो कैसे लेगा, न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा है तो कैसे ले सकता है, वो न्यूट्रॉन्स में कमी करके, ठीक है। वो न्यूट्रॉन्स में कमी है वो क्या कर देगा, प्रोटॉन्स में एक को बढ़ा देगा, तभी तो इसका मास नंबर अनचेंज रहेगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या बोला हमने, न्यूट्रॉन्स नंबर है वो प्रोटॉन्स में चेंज हो जाते हैं और साथ में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वन ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कन्वर्ट होकर बन रखे होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनका एमिशन करते हैं और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो ये तो हमारा हो गया बीटा माइनस डीके। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बीटा माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीटा माइनस साइन है ना, बीटा माइनस यानी नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो न्यूट्रॉन है वो जनरली नेगेटिव उसको बोल सकते हैं। वैसे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है लेकिन इसका सेंस एक नेगेटिव फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइन का होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव साइन होता है, तो प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, और न्यूट्रॉन्स को आप इसको एक नेगेटिव सेंस में देख लो, ठीक है। क्योंकि अपन पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो इसकी जो आइसोस्पिन होती है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन न्यूट्रॉन का, वो -½ लेते हैं। तो उस सेंस में आप देख लो कि ये जो न्यूट्रॉन्स है इसको नेगेटिव तरीके से आप देख लो इसको, ताकि एक ट्रिक बन जाए आपको याद करने की। जो बीटा माइनस डीके वो कैसे याद कर सकते हैं, बीटा में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस कौन होता है, न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा होता है, नेगेटिव सेंस किसका होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन्स के, तो इसके अंदर सारी इक्वेशन में नेगेटिव चीजें ही चलेंगी, नेगेटिव चीजें, ठीक है, जो हमारे किसी काम की नहीं हमें नेगेटिविटी देती है। तो उस तरीके से आप इस इक्वेशन को याद कर लो। जैसे ही बीटा माइनस डीके का नाम आएगा, ये जो इक्वेशन है ये पूछ लेते हैं किसी CUET के एग्जाम में, IIT जैम में, कि बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके की जो मेन इक्वेशन है वो क्या होती है। तो हम इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पहले न्यूट्रॉन आएगा कि प्रोटॉन आएगा, या फिर बीटा प्लस में न्यूट्रॉन आता है कि बीटा माइनस में प्रोटॉन आता है। तो ये चीज हमें कंफ्यूज करती है। तो उस तरीके से आप एक ट्रिक के रूप में समझ लो कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है, सब कुछ नेगेटिव चलेगा, इस पूरी इक्वेशन में नेगेटिव सेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंस किस लिए है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे n से क्या है, न्यूट्रॉन, और n से नेगेटिव, बीटा माइनस का देख रहे हैं ना, n से न्यूट्रॉन, n से नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है ये प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये सब कुछ नेगेटिव सेंस वाली चीजें ही बाहर निकालेगा, एमिट करेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज क्या नेगेटिव है उसको बाहर निकलेगा, और जो न्यूट्रॉनों का एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, वो भी क्या निकलेगा बाहर। तो ये क्या हो गई, दोनों नेगेटिव चीजें हो गई, और ये भी क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं, बीटा माइनस डीके। तो ये एक इसकी ट्रिक हो गई इसको याद करने की, कि बीटा माइनस डीके में सारी चीजें जो एमिट होगी वो नेगेटिव सेंस वाले ही एमिट होगी, और न्यूट्रॉन को हमने एज ए नेगेटिव सेंस में लिया है कि जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन में तो चेंज हो जाएगा, इसको तो छोड़ो, क्योंकि इस पूरे बीटा डीके में दो ही तो चीजें हैं कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये
प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये है। और इसके अंदर सारी जो है नेगेटिव सेंस वाली चीजें हैं वो क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, एमिशन करेगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है और ये जो न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है वो भी नेगेटिव सेंस है। तो दोनों चीजें क्या है, नेगेटिव वाली बाहर निकालेगा। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। तो माइनस डीके की ट्रिक देखने के बाद और इसकी जो मेन इक्वेशन देखने के बाद अब हम देखते हैं इसकी जो क्यू वैल्यू है वो कैसे निकलती है। क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होती है कि जो रेस्ट मास एनर्जी बिफोर द डिके माइनस रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर द डिके। ठीक है, तो उसको एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन, एम आई माइनस एम फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये क्या होती है इसकी क्यू वैल्यू। ठीक है, कि जो ये जो रिएक्शन हो रही है इसके, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो बिफोर द डिसइंटीग्रेशन रेस्ट मास एनर्जी और जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन इसकी रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस वो क्या होता है, हमारी क्यू वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, तो एम इनिशियल क्या है, एम एक्स जेड ए। ठीक है, माइनस ये मैं न्यूक्लियस मास की फॉर्म में देख रही हूँ। ठीक है, फिर हम इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्यू वैल्यू जो है इसकी वो क्या आ रही है। तो फाइनल मास कितना है, वाई जेड प्लस 1 ए, मास ऑफ इसका प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास तो 0 रहता है ना न्यूट्रिनो हाइड्रोसिस से। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्यू वैल्यू बन गई। ये किस फॉर्म में है, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में। अब हम इसको एटॉमिक मास की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे निकलता है, न्यूक्लियर मास में से उसका इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये आएगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, जो एम है एक्स जेड ए, ये जो क्या है न्यूक्लियस का मास है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एम वाई जेड प्लस 1 ए माइनस जेड एम ई, जेड प्लस 1 आएगा ना ये, क्योंकि प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। ठीक है, माइनस जेड प्लस 1 एम ई और प्लस एम ई। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये तो हमारा न्यूक्लियस की फॉर्म में था, न्यूक्लियर मास था। अब ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसमें क्या करना है, एटॉमिक मास कैसे निकलता है, न्यूक्लियर मास में से हम इलेक्ट्रॉनिक मास के सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा। तो एटॉमिक मास की मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला क्या है, न्यूक्लियर मास। इस न्यूक्लियर मास में से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी ये क्या है, न्यूक्लियर मास है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन तो ये बन गई। ये क्या है, एम इनिशियल, ये जो एम इनिशियल क्या है, बिफोर द डिके इसकी रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन है, फिर ये क्या है हमारा, ये भी तो हमारा न्यूक्लियर मास है, इसमें से भी ये क्या है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, Z प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, Z प्लस 1 है, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक मास में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है मैंने, और फिर हमारा ये क्या है, प्लस एम ही तो ऑलरेडी है। तो अब इसके अंदर देखो जो क्यू, तो एम ये क्या है, ए कोमा जेड लिख दो इसको, माइनस जेड एम ई माइनस ये क्या है, एम ऑफ वाई यानी प्रोडक्ट का मास। ये क्या है, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस जेड एम ई आ जाएगा यहाँ से, एंड माइनस एम ई और ये प्लस एम ई। तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बाहर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अंदर से ही कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सी स्क्वायर। अब इसके अंदर ये जो जेड एम ई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू वैल्यू जो क्या आ जाएगी हमारी एटॉमिक मास की फॉर्म में, एम ए कोमा जेड माइनस एम ऑफ ए वाई जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये हमारी क्या बन गई, क्यू वैल्यू बन गई, किसके लिए, बीटा माइनस डीके के लिए। ठीक है, ये एटॉमिक मास की फॉर्म में है और ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में है। जब एटॉमिक मास की फॉर्म में निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली ये लेना है यहाँ पे, और जब न्यूक्लियर मास की फॉर्म में लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी इसका क्या होगा, आपको ऐड करना है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मास, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड कर देंगे। जो क्यू वैल्यू है वो हम कैसे जानते हैं, क्यू वैल्यू क्या होती है,
कि जो बिफोर द डिके इसकी रेस्ट मास एनर्जी माइनस आफ्टर द डिके इसकी रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। ये जो किसी भी रिएक्शन के दौरान जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, तब जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ये एनर्जी एक रिलीज एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है, ठीक है। जब माइनस होती है तो इसका मतलब वो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ताकि उस रिएक्शन को हम चालू कर सके। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, उसको हम उसकी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, ठीक है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर क्या है, स्टेबल है, ठीक है। वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है, ठीक है। और क्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है हमें एनर्जी उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एडिशनल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है, क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। और क्यू वैल्यू का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये क्या है, इसकी एनर्जी फॉर्म में। एम इनिशियल से क्या समझते हैं कि डिके से पहले की जो एनर्जी है उसकी रेस्ट मास एनर्जी वो, और एम फाइनल क्या है, डिके के बाद की उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो। तो यहाँ से क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एम इनिशियल माइनस एम फाइनल। अब हमने बीटा माइनस डिके के लिए क्या देखा, ये फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से आपने समझ लिया। क्यों, क्या समझ लिया, रेस्ट मास एनर्जी बिफोर द डिके माइनस रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर द डिके। अब ये क्या है, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में है। अगर न्यूक्लियर मास की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल में आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अब आप इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, उसके न्यूक्लियर के मास में से, न्यूक्लियस के मास में से उसका इलेक्ट्रॉनिक मास अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एटॉमिक मास की फॉर्म में आ जाएगा। तो न्यूक्लियर का मास ये है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर माइनस, ये क्या है, एम इनिशियल की फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है हमारा एम फाइनल। तो ये एम फाइनल है, ये क्या है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं Z+1 लिख देती हूँ। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो भी क्या होगा, Z+1 की फॉर्म में होगा, ठीक है, प्लस Me। यहाँ से मैं देखूंगी Me जो Me है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास, अंदर भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी जो क्यू वैल्यू है वो एटॉमिक मास की फॉर्म में क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इसको हमें याद करना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि क्यू वैल्यू निकालो। तो क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, क्यू वैल्यू दो टाइप की होती है, ये प्लस की फॉर्म में भी होती है, माइनस की फॉर्म में होती है। क्यू वैल्यू जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो यानी उसका मतलब है क्यू वैल्यू की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी क्यू वैल्यू हो जाएगी। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है ना उस रिएक्शन में से। जब अनस्टेबल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट करता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है अपने अंदर से। इसका मतलब क्या है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें उस रिएक्शन को कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी कब देंगे हम, जब उसमें क्यू वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, बीटा माइनस डिके के बारे में। ये सबसे पहले आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए बीटा माइनस डिके की। हमने ट्रिक क्या देखी है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और सारे के सारे नेगेटिव सेंस वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका एमिशन करता है। तो हमने ये ट्रिक अच्छे से देख ली, इसकी क्यू वैल्यू भी देख ली, और क्यू वैल्यू न्यूक्लियर मास की फॉर्म में ये है और इसके एटॉमिक मास में ये है। अब हम देखते हैं बीटा प्लस डिके के बारे में और बीटा प्लस डिके की क्यू वैल्यूज। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट टाइम बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके में इक्वेशन क्या होती है कि जो कोई भी न्यूक्लियस के अंदर से अगर प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स में चेंज होते हैं और पॉजिट्रॉन का क्या होता है, एमिशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन्स, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा प्लस डिके, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स ही। तो ये भी क्या होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस से एमिट होंगे, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस एमिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, इस बार प्रोटॉन्स की अधिकता ज्यादा है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, खूब सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटॉन्स की अधिकता ज्यादा होती है जिससे क्या होता है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स में चेंज होने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स में चेंज हो जाता है तो वो क्या एमिट करता है, पॉजिट्रॉन्स को एमिट करता है और साथ साथ में क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस वाला पार्टिकल क्या करेगा, एमिट करेगा, जो कि क्या होता है, न्यूट्रिनो। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी कि पॉजिट्रॉन जो
प्रोटॉन्स जब अधिक हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन्स की अगर संख्या ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर से, तो वो अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाता है। तो अनस्टेबल तो हमें रहना नहीं है ना, न्यूक्लियस को अनस्टेबल थोड़ी करना है हमें तो उसको स्टेबिलिटी की ओर ले जाना है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे, जैसे ये ए है ना Z+N, इसमें इस बार क्या है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो प्रोटॉन्स ज्यादा है तो इसको डिक्रीमेंट होना पड़ेगा ना कहीं तो। ठीक है, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ताकि ये अनचेंज रहे मास नंबर। तो इसके बीटा डीके में क्या होता है, गांठ बांध लो, मास नंबर तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, वो अल्फा डीके में होता है, 4 से कम हो जाता है मास नंबर, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मास नंबर आपको चेंज नहीं करना है, उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 से ज्यादा चेंज हो जाता है और 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर तभी तो ये आएगा, इसका ये तो अनचेंज रहेगा ना मास नंबर। तो इसके अंदर ट्रिक यही है कि जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स में चेंज होने की कोशिश करते हैं, और न्यूट्रॉन्स में चेंज ये जब होंगे तो ये पॉजिटिव साइंस वाले पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो इनके साथ में एक न्यूट्रिनो भी बाहर निकलेगा। ये न्यूट्रिनो हम और एंटी न्यूट्रिनो का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको याद करने की ट्रिक, जो बीटा प्लस डीके में बीटा क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स कन्वर्ट होंगे नेगेटिव पार्टिकल्स में इसका। ठीक, पॉजिटिव पार्टिकल कौन है, यहाँ पे प्लस है, प्लस वाले कौन से, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव यानी बीटा पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जब न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंस वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसको आप ये भी सोच सकते हो, इसकी ट्रिक बी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहो, तो बीटा प्लस क्या होते हैं, बी पॉजिटिव। इसको क्या समझ लो, बीटा प्लस बी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव सेंस वाले पार्टिकल्स इसमें रहेंगे, पॉजिटिव सेंस वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, न्यूट्रॉन में चेंज होंगे, और सारे के सारे पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स का एमिशन करेंगे, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव में क्या देखा था, नेगेटिव सेंस वाला पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन लिया, और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, और वो सारे के सारे नेगेटिव सेंस वाले पार्टिकल्स का क्या करता है, एमिशन। ये दोनों भी नेगेटिव सेंस वाला, ये भी नेगेटिव, तभी तो हम बोल रहे हैं बीटा नेगेटिव डीके। और बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होगा, बी पॉजिटिव यानी जो प्रोटॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होके पॉजिटिव सेंस वाले पार्टिकल्स को बाहर निकालेगा। तो बी प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, तो बी पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स जब न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉजिट्रॉन्स का एमिशन करते हैं और साथ में न्यूट्रिनो को रिलीज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से ही होगा ये सब कुछ जो चीजें हैं। तो इसमें जो क्यू वैल्यू क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी बिफोर द डिके और रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर द डिके, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, क्यू वैल्यू होता है। तो अब इसको देखो, ये जो मास है इसको लिखो, न्यूक्लियस का मास ए जेड, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं इस बार। ठीक है, माइनस मास ऑफ वाई Z-1 ए प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ये क्या है, न्यूक्लियर मास की फॉर्म में। अब वही चीज करेंगे, इसको एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखेंगे, तो एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखो इसको। एटॉमिक मास की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियर मास में से इसका इलेक्ट्रॉनिक मास को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस Zm। ठीक है, तो माइनस ये तो क्या हो गया, इसका इनिशियल मास हो गया एम इनिशियल। अब एम फाइनल में देखो, एम ये जो क्या है, प्रोडक्ट का मास है Z-1 है ना, तो यहाँ पे इस बार Z-1 फॉर्म में रहने देंगे, माइनस Z-1 Me प्लस Me माइनस, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो m ये जो प्रोडक्ट है Z-1 A ये क्या हो जाएगा, प्लस Zme बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, माइनस Me एंड माइनस Me। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, M A Z माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट Z-1 A, और ये क्या बन गया, माइनस 2 M मास ऑफ पॉजिट्रॉन।
इसको पॉजिट्रॉन लिख दो चाहे इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। ये क्या होगा, इनका मास तो सेम ही रहता है ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या हमारी आ गई, क्यू वैल्यू आ गई किसके फॉर्म में, एटॉमिक मास की फॉर्म में, एटॉमिक मास। तो आपको ध्यान रहेगा ये कैसे निकालिए क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी बिफोर द डिके माइनस रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर द डिके। अब आपको ये चेक करना है कि ये सब फॉर्मूला लगाने के बाद ये क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस ये इस फॉर्म में देख ली मैंने इसकी, ये न्यूक्लियर मास। अब इसको एटॉमिक मास में लिखेंगे तो एटॉमिक मास में कैसे निकलेंगे, न्यूक्लियर मास में से अगर इसको एटॉमिक मास में लिखेंगे तो कैसे निकलेंगे, एटॉमिक मास न्यूक्लियर मास में से इसका इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास फॉर्म में बन जाएगा। वही चीज मैंने करी है, इसके न्यूक्लियर मास में से इसका एटॉमिक मास सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्यू वैल्यू भी ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, बीटा प्लस डीके के लिए है। किस फॉर्म में है, एटॉमिक मास के फॉर्म में। तो हमें ये दोनों फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें न्यूक्लियर मास के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में तो हम क्यू वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर हमें एटॉमिक मास के फॉर्म में दे रखा है तो हम क्यू वैल्यू क्या निकालेंगे, इस फॉर्म में निकालेंगे। तो ये क्या है, सिंपली एक चीज याद कर लो, क्यू वैल्यू क्या होती है, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल। अगर आपको न्यूक्लियर मास दे रखा है तो आपको ये क्यू वैल्यू निकालनी है सीधा। अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा है तो -2 me उसमें एडिशनल करना है, ठीक है। तो ये हमने दोनों टाइप की वो डिकेज देख ली, बीटा नेगेटिव डिके देख लिया और बीटा प्लस डिके देख लिया। तो अब इसमें मोटी मोटी एक ही चीज है जो हमें याद रखना है, वो चीज क्या है कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो प्रोटॉन है उसमें 1 नंबर की कमी आ जाती है और न्यूट्रॉन नंबर 1 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो न्यूट्रॉन नंबर में 1 की कमी आ जाती है और प्रोटॉन नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी ट्रिक भी देख ली। तो बीटा पॉजिटिव और बीटा माइनस डिके की, बी पॉजिटिव यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और सारे के सारे पॉजिटिव सेंस वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, एमिशन करेगा। और ये जो एमिशन होता है वो वन ऑफ द इनर मोस्ट न्यूक्लियस के अंदर से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, वो अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाता है, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर फेंक देगा, यानी उनका क्या कर देगा, एमिशन कर देगा। तो ये जो थ्योरी है हमने किसके बारे में पढ़ी है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव के बारे में। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज की क्या करती है, ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को आपस में कन्वर्ट करते हैं और इनके साइड प्रोडक्ट्स पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, ये जो मास है इसका पॉजिट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट इन द चार्जेस होते हैं। पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ही होते हैं। और जबकि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये जो चार्ज है वो दोनों के लिए इक्वल होगा बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटर्स के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये गैसेस का आयनाइजेशन भी अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है, तो गैसेस का आयनाइजेशन करेंगे तो बीटा पार्टिकल्स को हम यूज में लेंगे। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर से 100 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है बीटा पार्टिकल के बारे में। तो नेट लेवल पे हमें इतना ही पूछा जाता है। इससे कैसा सवाल आता है पता है नेट लेवल पे, कि जो बीटा पार्टिकल्स में जो क्यू वैल्यू होती है, बीटा प्लस डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके, तो मेनली जो सवाल किस पे आता है, क्यू वैल्यू से रिलेटेड आता है। आपको बस ये पहचानना है न्यूक्लियर मास की फॉर्म में दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक मास की फॉर्म में दे रखा है तो उसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और बीटा प्लस डीके से इसके सिलेक्शन रूल के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जो गेमो-टेलर सीरीज है, जो गेमो-टेलर और फर्मी जो गोल्डन रूल्स हैं, वहां से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बीटा प्लस डीके में इतनी थ्योरी याद करने की आपको नहीं है नेट लेवल के लिए। तो बस आपको ये क्या है, दोनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, पहले ये वाली और एक वो बीटा नेगेटिव वाली। ये दोनों इक्वेशन और क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो वाली, और इसके सिलेक्शन रूल्स, बस इतने में ही हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा और बीटा डीके फिनिश हो जाएगा। आपको इसकी थ्योरी में डीपली नहीं जाना है। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो न्यूट्रोहाइपोथेसिस में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें ये पता चलेगा कि ये जो न्यूट्रिनो है ये क्यों एमिट हो रहे हैं साथ में। वो तो इतना ही बात है, ये साइड बाय प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, तो ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।